तो बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। ये देखिए लक्ष्य का जो है एक गेस पेपर बहुत ही अच्छा गेस पेपर आता है। इसमें जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही अच्छा कलेक्शन किया हुआ है। आज हम पढ़ेंगे इसमें जो है जितना भी भूगोल का जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सारा का डिस्कशन करेंगे। और ये क्लास 9 के लिए हो गया। और अगर आप लोग लेना चाहते हैं गेस पेपर ले सकते हैं। जो देखिए सामाजिक विज्ञान के तहत हमने हिस्ट्री का क्या क्या सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कशन कर दिया है। मात्र 33 मिनट का वीडियो है, उसमें आप देख लेना है, 3-4 बार देख लेना है, जिससे आपको सारा क्वेश्चन याद हो जाएगा। इसके बाद करना है आपको क्या, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, दोस्तों को भी शेयर करना है। तो चलिए हम आज चलते हैं भूगोल की दुनिया में। तो भूगोल में हम देख लेते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा हुआ है। कहाँ गया भूगोल, देखिए यहाँ से भूगोल स्टार्ट होता है। आप देख सकते हैं देश और उनके निवासी आपके चैप्टर में हो जाएगा। ये आपका पहला चैप्टर है। इसमें जो है स्थिति एवं विस्तार के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। तो चलिए हम चलते हैं। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन जो दिया है, क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो आपको पता ही होगा 7वां स्थान है। सबसे बड़ा रूस हो जाएगा और सबसे छोटा देश जो हो जाएगा वेटिकन सिटी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है। तो ये हो जाएगा 30 डिग्री का अंतर। याद रखना है कितना डिग्री का, 30 डिग्री का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जैसे भारत का जो नक्शा हो गया इस प्रकार से आप देखे होंगे, इस प्रकार से भारत का नक्शा है। तो यहाँ जो देखेंगे यहाँ जो है आपको 8 डिग्री 4 मिनट हो गया स्थलीय भाग से। स्थलीय का जो अक्षांश हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट और ऊपर में हो जाएगा 37 डिग्री 6 मिनट हो जाएगा। दोनों का अंतर जो है लगभग 30 डिग्री होता है। इसलिए भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार, देशांतर में भी वही बात है, दोनों के बीच में जो अंतर हो जाता है 30 डिग्री का हो जाता है। इसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत के मानक मध्याह्न रेखा का मान कितना है। तो ये हो जाएगा 82.5 डिग्री। और ये कहाँ से गुजरता है, तो इलाहाबाद से गुजरता है, इलाहाबाद के नैनी से गुजरता है। चौथा क्वेश्चन देखिए, भारत की स्थलीय सीमा रेखा तटीय सीमा रेखा से लगभग है। तो कितना हो जाएगा, ये दुगुनी है। याद रखना है जो है जलीय सीमा हो जाएगा 7516.6 किलोमीटर हो जाएगा। जबकि जो है इसका जो हो जाएगा पूरे अगर मिला दे तो 15,200 किलोमीटर पूरे सीमा रेखा हो जाता है, स्थलीय और जलीय मिला के। इसलिए देखिए इसका दुगुना हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, भारत एवं चीन के बीच सीमा रेखा का क्या नाम है। तो भारत और चीन के बीच है मैकमोहन रेखा है। रेड क्लिफ रेखा कहाँ कहाँ हो जाएगा, तो भारत पाकिस्तान के बीच हो जाएगा। इसके बाद छठा क्वेश्चन देखिए, कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरता है। तो कर्क रेखा हो जाएगा महाराष्ट्र से नहीं गुजरता है। इसके लिए आपको एक ट्रिक दिया गया था, मित्र पर गमछा झाड़, और उस ट्रिक पर बैठा लेंगे तो उसमें महाराष्ट्र नहीं आता है। गुजरात हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा, छत्तीसगढ़, ये सब हो जाए। कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। 7वां क्वेश्चन देखिए, इनमें कौन सा देश उड़ प्रदेश को सीमा को छूता है। तो ये कौन हो जाएगा, नेपाल हो जाएगा। याद रखना है कौन सा देश जो है उत्तर प्रदेश की सीमा को छूता है। उड़ लिख दिया है, उत्तर प्रदेश होगा तो ये हो जाएगा नेपाल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वो कौन सा स्थान है जो 3 समुद्रों से मिलकर मिलन स्थल पर स्थित है। तो ये हो जाएगा कन्याकुमारी। याद रखना है भारत का जो है वह कौन सा स्थान हो जाएगा जो 3 समुद्रों के मिलन स्थल पर बना है। तो ये हो जाएगा कन्याकुमारी। देखिए इस तरह से भारत का आपका नक्शा हो जाएगा इस तरह से। तो यहाँ क्या हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी इस साइड हो जाएगा और इस साइड अरब सागर हो जाएगा और नीचे में हो जाएगा हिंद महासागर। तो ये देखिए बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर, तीनों सागर जो है यहाँ पे छूता है कहाँ पे, तो कन्याकुमारी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कन्याकुमारी हो जाएगा, जो 3 समुद्रों का मिलन स्थल है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के मुख्य भाग को सही अक्षांश से विस्तार निम्न में कौन सा हो जाएगा। तो अभी जस्ट बोले हैं 8 डिग्री से 37 डिग्री 6 मिनट, यानी 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट हो जाएगा। इसका अक्षांशीय विस्तार हो जाएगा। और देशांतरीय विस्तार कितना हो जाएगा, तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97.25 हो जाएगा। याद रखना ये देशांतरीय विस्तार है और ये हो जाएगा अक्षांशीय विस्तार। आपसे पूछ रहा है अक्षांशीय विस्तार, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर का है, भारत के मुख्य भाग की सही देशांतर विस्तार। तो आ ही गया क्वेश्चन, देशांतरीय विस्तार कितना हो जाएगा, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। आपको बोला गया था, मोबाइल नंबर जैसे याद कर लीजिए 687 97 25 और उसमें डिग्री और मिनट लगा देना है। इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत के मुख्य भूमि का पूर्व पश्चिम विस्तार कितना है। तो देखिए मुख्य भूमि का जो है पूर्व पश्चिम भारत का लंबाई पूछ रहा है। तो ये हो जाएगा 29-33। इसको याद करने का बहुत ही अच्छा तरीका है। देखिए 2 9 और 9 के 3 से गुना कर देंगे, 3 या 9 हो जाएगा। तो इस तरह से याद रखना है 2 9 3 3। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के मुख्य भूमि के उत्तर से दक्षिण विस्तार की लंबाई कितना है। तो उत्तर से दक्षिण लंबाई बहुत ही आसान है, इसका आंसर सी हो जाएगा। देखिए 3 2 1 4, बहुत ही आसान है, पहले 3 तब 2 तब 1 और फिर 4 कर देंगे। तो इसका जो है उत्तर से दक्षिण लंबाई कितना हो जाएगा, 3 2 1 4। इस तरह से आप याद रखिएगा, किलोमीटर में होता है ये सब। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी रेखा भारत को उत्तर दक्षिण 2 भागों में बांटती है। तो कर्क रेखा जो हो जाएगा उत्तर दक्षिण भारत में बांटने का काम करते हैं। पूछेगा जो भारत के बीचों बीच कौन सी रेखा जो गुजरती है, तो कर्क रेखा हो जाएगा। भारत को 2 भागों में बांटने का काम कौन सा करता है, तो कर्क रेखा। ये बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के निकटतम देश कौन सा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इंडोनेशिया हो जाएगा। इंडोनेशिया देश जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इस तरह से भारत का नक्शा हो जाएगा। यहाँ पे जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और यहाँ पे इंडोनेशिया है। तो याद रखना है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नजदीक कौन सा देश हो जाएगा, तो ये इंडोनेशिया हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। इसके बाद है 15 नंबर देखिए, निम्न में से कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है। तो कर्क रेखा कहाँ हो जाएगा, उड़ीसा से नहीं गुजरता है। इसका ट्रिक भी था, मित्र पर गमछा झाड़। इस तरह से आप याद रखना, एक बार लिख देते हैं, मित्र पर गमछा झाड़। इस तरह से आपको क्या करना है, ट्रिक याद। अगला क्वेश्चन देखिए,
अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है 16 नंबर, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा हो जाएगा? तो सबसे पूर्वी देशांतर क्या हो जाएगा? 97 डिग्री 25 मिनट हो जाएगा। याद रखना है 68 डिग्री 7 मिनट से शुरू होता है और पश्चिम से शुरू होता है, और ये पूरब हो जाएगा 97 डिग्री 25 मिनट हो जाएगा, याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 17 नंबर, ग्रीष्मावकाश में आप यदि कावारती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित प्रदेश में जाएंगे? तो ये हो जाएगा लक्षद्वीप में जाना पड़ेगा। लक्षद्वीप का राजधानी कहाँ हो जाएगा? तो कावारती हो जाएगा। इसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तरांचल, सिक्किम और पश्चिम बंगाल की सीमाएं किस देश को छूती है? तो ये हो जाएगा नेपाल के साथ सीमा टच लगती है। किस किस का? उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तरांचल, सिक्किम और पश्चिम बंगाल का। इसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का क्या नाम है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो है रेड क्लिफ है, याद रखना है। माइक मोहन हो जाएगा भारत और चीन के बीच हो जाएगा, और भारत पाकिस्तान के बीच जो हो जाएगा रेड क्लिफ हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरता है? तो कर्क रेखा देखिए महाराष्ट्र से होकर नहीं गुजरता है। यही क्वेश्चन 2 बार पूछ दिया गया है। तो देखिए इस तरह से इस चैप्टर में जो है आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। इसके बाद देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, इसको क्या करेंगे आप लोग देख लेंगे, पढ़ लेंगे। इसमें देखिए इसमें जो दिया है मानचित्र की सहायता से, देखिए ये क्वेश्चन जो है मानचित्र की सहायता निम्नलिखित की पहचान करें, भारत के सभी राज्यों की राजधानी कहाँ कहाँ आपको राज्य कह रहा है पहचानने के लिए, देख लीजिए यहाँ पे। इसके बाद है देखिए दूसरा चैप्टर का नाम हो गया आपका भौतिक स्वरूप संरचना एवं ऊंचावत से संबंधित क्वेश्चन, दूसरा चैप्टर हो गया। दूसरा चैप्टर में पहला क्वेश्चन देखिए, पहला है हिमाद्री की औसत ऊंचाई कितनी है? तो हिमाद्री की औसत ऊंचाई 6100 मीटर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, लद्दाख पठार की ऊंचाई कितनी है? तो लद्दाख पठार की ऊंचाई लगभग 4 किलोमीटर, याद रखना है। पठार का ऊंचाई इतना नहीं होता है, लेकिन एकमात्र जो है अपवाद है, लद्दाख की पठार जो है लगभग 4 किलोमीटर है। इसके बाद है 3 नंबर देखिए, गॉडविन स्टीन किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो गॉडविन स्टीन जो हो जाएगा काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है, याद रखना। गॉडविन को हम क्या कहेंगे? K2 कहेंगे, ठीक है। K2 जो है इसका एक चोटी है जिसका नाम है काराकोरम। K2 का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? काराकोरम हो जाएगा। इसके बाद चौथा क्वेश्चन देखिए, उत्तरी पूर्वी राज्यों में स्थित हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? तो उसे नाम के जाना जाता है पूर्वांचल के नाम से जाना जाता है। उत्तर पूर्व में जो है हिमालय उसको क्या कहा जाता है? पूर्वांचल कहा जाता है। और उत्तर पूर्व में जो है 7 राज्य आता है, पूर्वोत्तर राज्य जिसको हम बोलते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा भारतीय हिमालय का सर्वोच्च चोटी हो जाएगा कंचनजंगा हो जाएगा। कंचनजंगा हो जाएगा कहाँ पे है? तो सिक्किम में, याद रखना है। कंचनजंगा कहाँ हो जाएगा? सिक्किम में हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। और जो है सबसे ऊंचा चोटी हो गया, देखिए 2 क्वेश्चन हो गया। भारत में जो है अभी सबसे ऊंचा चोटी जो है जिसका नाम है काराकोरम, ठीक है। गॉडविन स्टीन जो जिसका नाम है काराकोरम है, वो जो अभी POK में है, POK यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो है पाकिस्तान के द्वारा उस पर कब्जा किया गया है। अभी जो है वर्तमान में सर्वोच्च चोटी भारत का हो जाएगा कंचनजंगा, जो कहाँ है? सिक्किम में है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, नीलगिरी किसका अंग है? तो नीलगिरी हो जाएगा किसका अंग हो गया? पश्चिमी घाट का जो है अंग हो जाएगा। नीलगिरी पहाड़ी कहाँ है? तो तमिलनाडु में, केरल में और कर्नाटक के जो है इस तरह से देखिए, इस तरह से यहाँ पे है। तो इस साइड जो हो जाएगा तमिलनाडु राज्य हो जाएगा, इस साइड केरल राज्य हो जाएगा, और यहाँ पे कर्नाटक राज्य हो जाएगा। तीनों के सीमा पे है नीलगिरी की पहाड़ी, और ये कहाँ पड़ता है? तो पश्चिमी घाट में पड़ता है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, कश्मीर घाटी किसके बीच स्थित है? तो कश्मीर घाटी जो है जास्कर और पीर पंजाल के बीच स्थित है, याद रखना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कश्मीर घाटी किस किस के बीच स्थित है? जास्कर और पीर पंजाल के बीच स्थित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? तो लक्षद्वीप हो जाएगा अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? तो अरब सागर में स्थित हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, श्रीलंका और भारत के बीच कौन सा द्वीप स्थित है? तो ये हो जाएगा पंबन द्वीप स्थित है। भारत और श्रीलंका के बीच में जो है कौन सा द्वीप हो जाएगा? पंबन द्वीप हो जाएगा। इस तरह से देखिए, इस तरह से भारत का नक्शा हो जाएगा। देखिए इस तरह से भारत का नक्शा हो जाएगा, यहाँ पे श्रीलंका है, ठीक है। तो श्रीलंका और भारत के बीच में एक द्वीप है जो भारतीय द्वीप है जिसका नाम है पंबन द्वीप, और यहीं पे श्री रामचंद्र जी जो है आदम पुल या राम सेतु बनाया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन कहा है, श्रीलंका और भारत के बीच कौन सा द्वीप स्थित है? तो ये हो जाएगा पंबन द्वीप, ये तो बता दिया है। 10वां क्वेश्चन देखिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप है? तो ये हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बड़ा द्वीप 572 है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर, लक्षद्वीप समूह में कितने द्वीप है? तो लक्षद्वीप समूह में जो है देखिए लक्षद्वीप समूह में टोटल 36 द्वीप हैं। देखिए किस पर्वत को सह्याद्री कहा जाता है? तो ये हो जाएगा पश्चिमी घाट को जो है सह्याद्री कहा जाता है। कहाँ पे? तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र में जो है सह्याद्री कहा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, 13 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा चोटी भारत में स्थित नहीं है? तो देखिए माउंट एवरेस्ट कहाँ हो जाएगा? नेपाल में। K2 कहाँ हो जाएगा? तो ये हो जाएगा लद्दाख में अब हो गया। कामेत कहाँ हो जाएगा? तो ये क्या हो जाएगा? भारत में हो जाएगा, उत्तराखंड में हो जाएगा। नंदा देवी कहाँ हो जाएगा? तो उत्तराखंड में हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर, भारत के उत्तर पश्चिम किनारे पर हिमालय की कौन सी श्रेणी है? तो ये हो जाएगा शिवालिक श्रेणी है। भारत के सबसे उत्तर पश्चिम किनारे पर शिवालिक श्रेणी हो जाएगा। और 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, हिमालय के निर्माण में कौन सा सिद्धांत सर्वमान्य है? तो ये हो जाएगा कौन सा सिद्धांत? प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत हो जाएगा। इसी के तहत जो है हिमालय का निर्माण हुआ था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, 16 नंबर, सैंडल चोटी की ऊंचाई कितना है? तो ये हो जाएगा सैंडल चोटी की ऊंचाई जो है इसमें देखिए 642 दिया है, जो गलत है। इसका आंसर हो जाएगा 738 मीटर हो जाएगा, याद रखना है। और
सैंडल चोटी कहाँ हो जाएगा, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंचा चोटी हो गया सैंडल चोटी है, याद रखना है। इसके बाद 17 क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे प्राचीन भूखंड का नाम क्या है, तो ये हो जाएगा प्रायद्वीपीय पठार हो जाएगा। इसके बाद 19 नंबर देखिए, निम्न हिमालय के ढालों पर पाए जाने वाले घास के मैदान को कश्मीर में क्या कहा जाता है, तो उसे हम मर्ग कहते हैं, याद रखना है। पहाड़ के जो ढाले पर घास का मैदान पाया जाता है वो जो है उसको क्या कहते हैं, मर्ग कहते हैं। कहाँ पे, तो कश्मीर में कहते हैं। 19 नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन सा दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है, तो नाथुला दर्रा जो है सिक्किम में स्थित है, याद रखना है। नाथुला दर्रा कहाँ है, तो सिक्किम में है। बुर्जिल दर्रा कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में है। इस तरह से बहुत सारा दर्रा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, 20 नंबर का है, निम्नलिखित में कौन सा भूखंड टेथिस नामक सागर के उत्तर में स्थित था, तो ये हो जाएगा लॉरेशिया, याद रखना है। लॉरेशिया जो हो जाएगा टेथिस सागर के उत्तर में स्थित है। तो इस तरह से आप देखिए इसमें इस चैप्टर के तहत जो है 20 क्वेश्चन पूछा हुआ था। ये आपको जो है लघु उत्तरीय प्रश्न हो जाएगा, इसको आपको क्या करना है, पढ़ लेना है। इसके बाद में चलिए देख लीजिए, यहाँ जो है सारा क्वेश्चन दिया हुआ है, दीर्घ उत्तरीय और लघु उत्तरीय दोनों मिलकर दिया हुआ है, आप यहाँ तक देख सकते हैं। इसके बाद देखिए तीसरा चैप्टर है अपवाह स्वरूप है। अपवाह स्वरूप के तहत जो हम देखेंगे क्वेश्चन, अपवाह स्वरूप में जो है देखिए पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, लक्ष्मी सागर झील किस राज्य में स्थित है, तो लक्ष्मी सागर झील जो हो जाएगा किस राज्य में हो जाएगा, ये हो जाएगा बिहार में। कहाँ हो जाएगा, अगर बिहार में पूछेगा कहाँ है लक्ष्मी सागर झील, तो ये हो जाएगा दरभंगा में, याद रखना है। यहाँ आप लोग लिख लेंगे दरभंगा में जो है लक्ष्मी सागर झील है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन सा लवणीय झील है, तो लवणीय झील हो जाएगा सांभर झील जो है लवणीय झील हो जाएगा, याद रखना है। बुलर झील, डल झील और गोविंद सागर झील ये सभी मीठे पानी का झील हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, गंगा नदी पर गांधी सेतु किस शहर के निकट स्थित है, तो ये हो जाएगा पटना और हाजीपुर को जोड़ने का काम करता है गांधी सेतु पुल, और इसका लंबाई कितना हो जाएगा 5750 मीटर, याद रखना है। इसकी लंबाई कितना हो जाएगा 5750 मीटर। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर, कौन सा नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, बहुत बार पूछा गया है। 2 नदी है नर्मदा और ताप्ती जो है भ्रंश घाटी से होकर बहती है। किधर बहती है, तो ये जो है पश्चिम साइड बहती है, ठीक है। सभी नदी अधिकतर बड़ा बड़ा नदी पूरब साइड गिरते हैं, इस तरह से भारत का नक्शा है, तो इधर से नदी गिरती है पूरब साइड, लेकिन नर्मदा और ताप्ती 2 ऐसे नदी है जो पश्चिम की ओर गिरती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, तो प्रायद्वीपीय यानी दक्षिण भारत का कह रहा है, तो ये हो जाएगा गोदावरी नदी। छठा क्वेश्चन देखिए, सिंधु जल समझौता कब हुआ था, तो सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ था, याद रखना है। सिंधु जल समझौता कब हो गया, तो 1960 में। इसके बाद है सांगपो किस नदी का उपनाम हो जाएगा, तो सांगपो जो हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी को जो है सांगपो कहा जाता है, याद रखना है। इसके बाद 8वां क्वेश्चन देखिए, इनमें से गर्म जल का जलप्रपात कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ब्रह्मकुंड जो है गर्म जल का जलप्रपात हो जाएगा। ककोलत सासाराम नहीं होगा, नवादा में जो है ककोलत जलप्रपात है, तो ये कहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा ठंडा पानी का हो जाएगा। गरसप्पा हो जाएगा, ये भी ठंडा पानी का। शिव समुद्रम हो जाएगा, ये भी ठंडा पानी। शिव समुद्र कहाँ हो जाएगा, तो कर्नाटक में होगा। जोग और गरसप्पा कहाँ हो जाएगा, तो ये भी कर्नाटक में हो जाएगा। ब्रह्मकुंड कहाँ हो जाएगा, तो ब्रह्मकुंड जो है बिहार के राजगीर में ब्रह्मकुंड गर्म जल का जलप्रपात है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर का है, कोसी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो कोसी नदी का उद्गम स्थल हो जाएगा गोसाई धाम है, नेपाल के गोसाई धाम में कोसी नदी का उद्गम है। इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी प्रदेश का अपवाह तंत्र निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है, तो देखिए धरातलीय रचना पर, भूमि की ढाल पर और जल की प्राप्ति पर। इसका आंसर डी हो जाएगा, यानी किसी प्रदेश का अपवाह तंत्र जो है सभी पर निर्भर करता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा वृक्ष की शाखाओं के समान अपवाह प्रतिरूप प्रणाली को दर्शाता है, ये हो जाएगा द्रुमाकृतिक, याद रखना है। द्रुमाकृतिक जो हो गया अपवाह प्रणाली प्रतिरूप प्रणाली को दर्शाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, लोनार झील कहाँ, लोनार झील भारत के किस राज्य में स्थित है, तो लोनार झील याद रखना महाराष्ट्र में। किसका, कौन सा झील, लोनार झील, याद रखना। और ये कैसे बना है, तो ये हुआ है उल्का पिंडों के गिरने से बना है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन देखिए, बुलर झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, तो डल और बुलर जो हो जाएगा सब हो जाएगा जम्मू कश्मीर, याद रखना। दो झील है, डल और बुलर जो है जम्मू कश्मीर में झील है। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ स्थित है, तो नर्मदा नदी का उद्गम जो है अमरकंटक की पहाड़ी से है। अमरकंटक जो है मध्य प्रदेश में पहाड़ी पड़ता है, मध्य प्रदेश और जो है छत्तीसगढ़ के बॉर्डर के आसपास पड़ता है, वहीं से सोन नदी का उद्गम है। इसके बाद है 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिहार का शोक निम्नलिखित में से किस नदी को कहा जाता है, तो ये हो जाएगा कोसी नदी को जो है बिहार का शोक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि उत्तरी बिहार जो है हमेशा बाढ़ से प्रभावित रहता है, इसलिए उसे शोक कहा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो दिहांग के नाम से जाना जाता है, याद रखना है। अरुणाचल प्रदेश में जो है ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग के नाम से जाना जाता है। और अगला क्वेश्चन देखिए, यमुना नदी का स्रोत यमुनोत्री इनमें से कहाँ स्थित है, तो यमुनोत्री जो हो जाएगा यमुना नदी का उद्गम है। तो ये पूछेगा यमुना नदी का स्रोत कहाँ से हो जाएगा, यमुनोत्री, यमुनोत्री से निकलती है और ये कहाँ हो जाएगा, महान हिमालय में हो जाएगा, उत्तराखंड में। इसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है, तो दक्षिण की गंगा जो है गोदावरी नदी को कहा जाता है। एक क्वेश्चन और पूछा था आपको, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा गंगा, और दक्षिण भारत का इसे गंगा कहा जाता है। 19 नंबर देखिए, झारखंड स्थित तिलैया बांध किस प्रकार की झील है, तो तिलैया बांध हो जाएगा धसान घाटी से बना है। तो याद रखना है, धसान घाटी से बनने वाला जो है
कौन सा बांध हो जाएगा, तो तिलैया बांध जो है किस प्रकार का झील हो जाएगा, तो धसान घाटी से बनने वाला झील हो जाएगा। इसके बाद 20 नंबर देखिए, कांवड़ पक्षी विहार कहाँ स्थित है, तो कांवड़ पक्षी विहार कहाँ हो जाएगा, बेगूसराय में हो जाएगा, याद रखना है। और कांवड़ पक्षी झील को जो है गोखुर झील भी कहा जाता है, और ये बिहार का जो है पहला रामसर साइट जो है कांवड़ पक्षी झील को भी माना गया था। अभी जो है बिहार में जो है 3 जो है रामसर साइट में शामिल हो गया। पहला हो गया कांवड़ झील, दूसरा हो जाएगा नागी नटकी झील जो है जमुई में। इसके बाद देखिए यहाँ पे जो है लघु उत्तरीय प्रश्न दिया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद यहाँ से आप देख लीजिए, यहाँ से आप क्या करना है, क्या इसमें से सारा क्वेश्चन को पढ़ लेना है। इसके बाद है देखिए इस साइड भी देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिया हुआ है आपको, यहाँ देखिए। और इसके बाद यहाँ से भी देख लीजिए आप, मैप दिया है इस साइड। अब देखिए चौथा चैप्टर हो गया। चौथा चैप्टर का जो है जिसका नाम है जलवायु। जलवायु हम किसे कहते हैं, 2 शब्द आता है, जलवायु और मौसम आता है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। आप पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है जाड़े में तमिलनाडु के तटीय भागों में वर्षा का कारण क्या है, तो तमिलनाडु के में जो है जाड़े के समय में वर्षा होता है। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। क्यों होता है, तो इसका कारण है उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण जो है वहाँ पे तमिलनाडु में जो है जाड़े के मौसम में वर्षा होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, दक्षिण भारत के संदर्भ में कौन सा स्थान गलत है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है देशांतर तापांतर कम होता है, ये बिल्कुल सही है। वार्षिक तापांतर कम होता है, ये भी क्या है, यही गलत है। वार्षिक तापांतर जो है कम नहीं होता है, ज़्यादा होता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। तीसरा देख लीजिए, कह रहा है तापांतर वर्ष भर अधिक रहता है, सही बात है। दक्षिण भारत में जो है तापमान बहुत अधिक रहता है और विषम जलवायु पाई जाती है, तो ये भी सही है। इसका आंसर बी हो जाएगा। 3 नंबर देखिए, जब सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है तो उसका प्रभाव होता है, तो उसका प्रभाव कहाँ हो जाएगा, उत्तरी पश्चिम भारत में निम्न वायुदाब रहता है। ठीक है, याद रखना है, जब सूर्य जो है कर्क रेखा पर सीधा चमकता है तो उत्तरी पश्चिम भारत में जो है निम्न वायुदाब रहता है। इसके बाद चौथा क्वेश्चन देखिए, विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होता है, तो ये हो जाएगा मानसीराव। मानसीराव कहाँ हो जाएगा, तो मेघालय में मानसीराव पड़ता है, वहाँ जो है विश्व का सबसे अधिक वर्षा होता है। 5वां क्वेश्चन देखिए, मई महीने में पश्चिम बंगाल में चलने वाली धूल भरी आंधी को क्या कहते हैं, तो मई महीने में जो चलता है उसको हम काल वैसाखी कहते हैं, याद रखना है। मई महीने में जो है पश्चिम बंगाल में चलने वाली धूल वाली आंधी को हम काल वैसाखी कहेंगे। और अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन कब हो जाता है, तो ये जो हो जाता है 1 जून इसमें दिया हुआ है, लेकिन 5 जून तक जो है एकदम बिल्कुल सक्रिय हो जाता है, याद रखना है। दक्षिण पश्चिम मानसून जो है कब का आगमन कब होता है भारत में, तो 1 जून से जो है शुरू हो जाता है, तब से जो है बरसात माना जाता है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, जाड़े में सबसे ज़्यादा ठंडा कहाँ पड़ता है, तो ये हो जाएगा खिलनमर्ग में, याद रखना है। खिलनमर्ग में जो है यहाँ हो जाएगा, खिलनमर्ग में जो है सबसे ज़्यादा जो है ठंडा पड़ता है, याद रखना। भारत कहाँ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। इसके बाद 8वां क्वेश्चन देखिए, उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है, तो ये हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ हो जाएगा। पश्चिम विक्षोभ के कारण जो है उत्तर पश्चिम भारत में जो है शीतकाल में भी वर्षा होता है, जिसमें बिहार उत्तर प्रदेश जो भी शामिल हो जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, ग्रीष्म ऋतु का कौन सा स्थानीय तूफान है जो कहवा की खेती के लिए उपयोगी होता है, तो ये हो जाएगा आम्र वर्षा। तो याद रखना है, ग्रीष्म ऋतु का वह कौन सा स्थानीय तूफान हो जाएगा जो कहवा की खेती के लिए बहुत लाभदायक होता है, तो आम्र वर्षा कहलाता है। और अगला क्वेश्चन देखिए, मानसीराम में वर्षा का औसत क्या है, तो मानसीराम कहाँ हो गया, मेघालय में हो जाएगा, वहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा होता है। कितना होता है, तो ये हो जाएगा 1392 सेंटीमीटर जो है वर्षा वहाँ पे मानसीराम में होता है। मानसीराम कहाँ हो जाएगा, तो मेघालय में, याद रखना है। इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन देंगे, शिलांग में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है, तो ये है 230 सेंटीमीटर। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में वार्षिक वर्षा का औसत कितना है, तो ये हो जाएगा 118 सेंटीमीटर, याद रखना है। भारत में जो औसत वार्षिक वर्षा जो है 118 हो जाएगा। बिहार में कितना हो जाएगा, 112 सेंटीमीटर होता है, दोनों याद रखना है। भारत में 118 और बिहार में 112 होता है। इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, शरद ऋतु अथवा लौटते मानसून के कारण भारत के किस क्षेत्र में वायुदाब बढ़ने लगता है, तो ये हो जाएगा उत्तर पश्चिम भारत में जो है वायुदाब बढ़ने लगता है। कब, शरद ऋतु में या लौटते मानसून के समय। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, मंगलोर में वर्षा का औसत कितना है, तो मंगलोर में जो वर्षा होता है लगभग 300 सेंटीमीटर। मंगलोर कहाँ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कर्नाटक में, मंगलोर तट है। इसके बाद 15 नंबर देखिए, चेरापूंजी और मानसीराम किस राज्य में स्थित है, तो ये हो जाएगा मेघालय में जो है। पहले जो है चेरापूंजी में सबसे ज़्यादा बारिश होता था, वर्षा होता था, अब जो है मानसीराम में हो गया। इसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत के किस राज्य में मानसून की पहुंच नहीं हो पाती है, तो ये हो जाएगा उत्तर पश्चिम भारत में जो है मानसून की पहुंच नहीं हो पाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, किस महीने में मानसून सारे देश में फैल जाता है, तो जुलाई में जो है सारे महीने में जो है मानसून फैल जाता है। और 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, मानसून की अरब सागरीय शाखा के मार्ग में कौन सा पर्वत अवरोधक का काम करता है, ये हो जाएगा पश्चिमी घाट पर्वत। याद रखना है, मानसून की अरब सागरीय शाखा के मार्ग में कौन सा पर्वत अवरोधक का काम करता है, तो पश्चिमी घाट। इसके बाद 19 नंबर देखिए, द्रास में न्यूनतम तापमान कितना रहता है, तो ये हो जाएगा -45 डिग्री सी तक रहता है। द्रास कहाँ हो जाएगा, तो जम्मू अभी जो है वर्तमान में लद्दाख में पड़ जाता है, जहाँ जो तापमान जो है 45 डिग्री सी से कम रहता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, माइनस में रहता है। इसके बाद है
20 नंबर देखिए, ग्रीष्म ऋतु में भारत के उत्तरी मैदान में बहने वाली पवन को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है, जिसे हम लू कहेंगे। ठीक है, याद रखना है, ग्रीष्म ऋतु में भारत के उत्तरी मैदान में बहने वाली पवन को हम लू कहते हैं, और ये हो जाएगा बिहार उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ जो है सब लघु उत्तरीय प्रश्न दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं जेट स्ट्रीम क्या है, लू से आप क्या समझते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में देखिए ये दिया है, बड़ा भारत की मानसूनी जलवायु की क्षेत्रीय विभिन्नताओं को सोधा समझाइए, इस तरह से सारा क्वेश्चन दिया है। बंगाल की खाड़ी का मानसून क्या होता है, इसके बारे में दिया हुआ है। इधर भी देख लिए, भारत की जलवायु के मुख्य कारण कौन कौन सा हो जाएगा, एल नीनो या ला नीनो में क्या अंतर होता है, ये सब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद है अगला चैप्टर देखिए, 5वां चैप्टर है जिसका नाम है प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य प्राणी से संबंधित क्वेश्चन हो जाएगा। इसमें पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है भारत में वन्य जीव संरक्षण कब लागू हुआ है, तो भारत में वन्य जीव संरक्षण जो है 1972 में लागू हुआ है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, भारत में वन्य जीव संरक्षण 1972 में लागू हुआ है, और इसी के तहत जो है प्रोजेक्ट टाइगर जो है 1973 में शुरू हुआ है। इसके बाद 2 नंबर देखिए, भरतपुर पक्षी विहार कहाँ स्थित है, तो ये हो जाएगा राजस्थान में। याद रखना है, भरतपुर पक्षी विहार कहाँ हो जाएगा, तो राजस्थान में हो जाएगा। और तीसरा क्वेश्चन देखिए, भारत में कितने प्रकार की वनस्पति प्रजाति पाई जाती है, तो लगभग 47,000 प्रकार की प्रजाति की जो है वनस्पति भारत में पाई जाती है। 4 नंबर देखिए, 2001 में वनों का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत था, तो ये हो जाएगा 20.55% था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर, 2003 में वनों का कुल क्षेत्रफल कितना किलोमीटर था, ये हो जाएगा 68 लाख वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। कब, 2003 में। क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। इसके बाद छठा क्वेश्चन देखिए, वह वनस्पति जो मूल रूप से भारतीय है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम देशज कहेंगे। यानी जिस वनस्पति का उत्पत्ति जो है भारत में हुआ है उसे हम देशज कहेंगे, और जिसका उत्पत्ति विदेश से में हुआ है तो उसे विदेशज कहेंगे। इसके बाद 7वां क्वेश्चन देखिए, रबर का संबंध किस प्रकार की वनस्पति है, तो रबर पाया जाता है हिमालय पहाड़ क्षेत्र में पाया जाता है। अगर भारत की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो है रबर का संबंध हो जाएगा केरल में हो जाएगा, यानी केरल में जो है रबर का सबसे ज़्यादा जो है वनस्पति पाया जाता है। 8वां क्वेश्चन देखिए, सिनकोना के वृक्ष कितनी वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो सिनकोना का वृक्ष जो है जहाँ 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होता है वहाँ सिनकोना का वृक्ष पाए जाते हैं। इसके बाद 9वां क्वेश्चन देखिए, भारत के कौन से जीव मंडल निश्चय विश्व के जीव मंडल निश्चयों के लिए गए हैं, तो ये हो जाएगा नंदा देवी। नंदा देवी कहाँ हो जाएगा, उत्तराखंड में है। क्वेश्चन देखिए बहुत ही अच्छा है, कह रहा है भारत का कौन सा जैव मंडल, तो अभी पूछेगा भारत में कितना जैव मंडल है, तो ये हो जाएगा 18 गो टोटल जैव मंडल है, जिसमें से 12 को जो है विश्व के जैव मंडल निश्चयों में से जो यानी यूनेस्को एक संस्था है जो है सभी जैव मंडल को जो है उसमें जो है सारा जैव मंडल को वहाँ पे जो है नामित किया जाता है। उसमें जो है भारत में जो है 18 जैव मंडल, जिसमें से 12 को जो है यूनेस्को में शामिल किया गया है। इसमें देखिए जैव मंडल में जो देखिए नंदा देवी हो जाएगा, नंदा देवी को शामिल किया है। नंदा देवी कहाँ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा उत्तराखंड में। दूसरा देखिए मानस कहाँ हो जाएगा, तो असम में। दिहांग देमांग कहाँ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा असम में। इसके बाद है मन्नार की खाड़ी कहाँ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा तमिलनाडु में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, सिंपलीपाल जीव मंडल निश्चय आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है, तो सिंपलीपाल हो जाएगा उड़ीसा में। याद रखना है सिंपलीपाल जीव मंडल निश्चय कहाँ स्थित है, तो उड़ीसा में हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखिए 11 नंबर का है, निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मोर। बहुत ही हल्का क्वेश्चन है। इसके बाद 12 नंबर देखिए, निम्नलिखित में राष्ट्रीय पशु कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बाघ हो जाएगा। और 13 नंबर देखिए, पंचमढ़ी जीव मंडल संरक्षण क्षेत्र किस राज्य में स्थित है, तो पंचमढ़ी हो जाएगा मध्य प्रदेश में। याद रखना है 18 को में एक जो है पंचमढ़ी भी स्थित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन जीव मंडल संरक्षण क्षेत्र 3 राज्यों से संबंधित है, तो ये हो जाएगा नीलगिरी हो जाएगा। नीलगिरी किस किस राज्य में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा तमिलनाडु में, केरल में और कर्नाटक में, तीनों राज्य के सीमा पर है। अभी जस्ट इससे पहले हम बताए हैं, तो ये हो जाएगा नीलगिरी। नीलगिरी जैव मंडल संरक्षण क्षेत्र जो है 3 राज्यों से संबंधित हो जाएगा। 15 नंबर देखिए, भारत का पहला जीव आरक्षण क्षेत्र कौन है, तो ये हो जाएगा नीलगिरी हो जाएगा। नीलगिरी को जो है पहला जीव आरक्षित क्षेत्र घोषित किया है। नीलगिरी कहाँ हो जाएगा, तो केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के बॉर्डर पर हो जाएगा। तो इस चैप्टर में जो है 15 क्वेश्चन दिया हुआ था। इसके बाद है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, आप देख सकते हैं। इसमें देखिए प्राणी के नाम बताइए, इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। आप लोग देख लीजिए, वीडियो को रोक के जो है आप लोग पढ़ सकते हैं। इसमें देखिए, इसके बाद इस साइड आ जाइए, इस साइड भी देख लीजिए, यहाँ क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए छठा क्वेश्चन है, छठा चैप्टर है जिसका नाम है जनसंख्या। तो जनसंख्या से संबंधित क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन करें, भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य में है, तो सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी जो है केरल राज्य में आपको देखने को मिल जाएगा। सबसे भूस्खोल यानी सबसे कम साक्षरता कहाँ हो जाएगा, तो ये अपना बिहार में हो जाएगा। इसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत की औसत आयु संरचना क्या है, तो ये हो जाएगा 64.6 वर्ष हो जाएगा। यानी भारत की औसत आयु यानी एक आदमी का जो है औसत जीने का जो है आयु निकाला गया है 64.6 वर्ष। इसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, सन 2001 ईस्वी की जनगणना में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की अनुपात की स्थिति क्या थी, कहाँ की बात कर रहा है, तो ये हो जाएगा पूरे भारत का, तो ये हो जाएगा 933। याद रखना है
कह रहा है 2001 के अनुपात की जनगणना में 2001 की जनगणना के में प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या कितना था, तो 933 याद रखना है। इसके बाद है चौथा क्वेश्चन देखिए, भारत का औसत जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है, तो ये हो जाएगा देखिए अभी जो है ये जो है 2011 के अनुसार अगर लेंगे तो 382 व्यक्ति हो जाएगा, यानी 1 किलोमीटर पर जो है आपको भारत में जो है 382 व्यक्ति देखने को मिल जाएंगे। किस जनगणना के अनुसार, तो 2011 में जो जनगणना हुआ है उसके अनुसार। तो भारत का औसत जनसंख्या घनत्व कितना हो जाएगा, तो इसमें 325 दिया है जो गलत है, 382 हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर का है, भारत में पहली बार एक संपूर्ण जनगणना कब कराई गई थी, तो ये हो जाएगा 1881 ईस्वी में। तो याद रखना है सबसे पहले जो है जनगणना जो है संपूर्ण जनगणना 1881 में कराया गया है। प्रत्येक जनगणना जो होता है 10 साल पे होता है। तो 2011 में हुआ था भारत में, तो अब कब होगा, 2021 में होना चाहिए, लेकिन 2021 में नहीं हुआ, अब जो है लगभग 2025 में होने वाला है। इसके बाद है छठा क्वेश्चन देखिए, भारत में प्रथम जनगणना कब संपन्न हुआ है, तो ये हो जाएगा 1872 में। 1872 में जो पहली बार जनगणना हुआ था वो जो है पूर्ण रूप से नहीं हुआ था, वो कुछ ही जगह पर हुआ था, इसलिए जो है जनगणना जो है यहाँ से शुरुआत माना जाता है, लेकिन पहली जनगणना जो है संपूर्ण रूप से 1881 में। तो पूछेगा जनगणना की शुरुआत 1872 में भारत में हुआ है। सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य में मिलती है, तो सबसे अधिक जनसंख्या जो है उत्तर प्रदेश में देखने को मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाले शहर कौन सा हो जाएगा, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो हो जाएगा मुंबई में देखने को मिल जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, जनसंख्या में बच्चों का एक बहुत बड़ा अनुपात निम्नलिखित में से किसका परिणाम है, तो ये हो जाएगा अधिक विवाहित जोड़े का। याद रखना अधिक विवाहित जोड़े है जिसके कारण बच्चा की संख्या अधिक है। इसके बाद 10वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवास आबादी की संख्या वितरण एवं संरचना में परिवर्तन लाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रस्थान एवं आगमन। याद रखना प्रस्थान एवं आगमन दोनों क्षेत्र में, इसका आंसर सी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य में मिलती है, तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। और 12 नंबर देखिए, केंद्रशासित प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या किसकी है, तो ये हो जाएगा लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप में जो है जनसंख्या बहुत कम है केंद्रशासित प्रदेश में। इसके बाद 13 नंबर देखिए, किसकी जनसंख्या अत्यंत विरल है, तो सबसे जो है अरुणाचल प्रदेश की जनसंख्या अत्यंत विरल है, यानी आपको 1 वर्ग किलोमीटर में जो आपको मात्र 17 व्यक्ति मिल जाएंगे, ठीक है। और बिहार में जो है 1106 आदमी देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार में हो जाएगा, सबसे कम हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। कितना हो जाएगा, मात्र 17 व्यक्ति 1 किलोमीटर वर्ग में आपको मिल जाएगा। इसके बाद 14 नंबर देखिए, 2011 में भारत में जनसंख्या का प्रति वर्ग किलोमीटर औसत घनत्व क्या था, तो ये हो जाएगा 382। देखिए ये क्वेश्चन सही है, उसमें जो है गलती दिया गया था। इसके बाद 15 नंबर देखिए, मानव की महत्ता किससे है, तो ये हो जाएगा गुण से। मानव की महत्ता किससे होता है, तो गुण से होता है। और 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, 2001 और 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम साक्षर है, तो ये हो जाएगा अपना बिहार। क्या हो जाएगा, अपना बिहार हो जाएगा। इसके बाद है 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, 2001 और 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है, तो ये हो जाएगा हरियाणा में जो है लिंगानुपात सबसे कम हो जाएगा 8:7:9। मतलब इतना लिंगानुपात 1000 पुरुष पर जो है 8:7:9 व्यक्ति ही हरियाणा में पाया जाता है, यानी वहाँ महिलाओं की संख्या बहुत कम है। इसके बाद 18 नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन सा एक जनसंख्या वृद्धि का परिणाम दर्शाता है, ये हो जाएगा प्रत्येक वर्ष लोगों की संख्या में होने वाली वृद्धि को हम क्या कहेंगे, जनसंख्या वृद्धि कहेंगे। इसके बाद 19 नंबर देखिए, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का सबसे अधिक घनत्व किस राज्य में है, तो अपना बिहार में है। कितना हो जाएगा, 1106 हो जाएगा। याद रखना है जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे ज़्यादा अगर किसी राज्य में है तो ये हो जाएगा अपना बिहार में। और अगला क्वेश्चन देखिए 20 नंबर का है, निम्नलिखित में से किसकी जनसंख्या अत्यंत विरल है, ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश की जनसंख्या अत्यंत विरल है। वहाँ जो 1 किलोमीटर वर्ग में हो जाएगा मात्र 17 व्यक्ति हो जाएगा, जबकि बिहार में 1106 है। तो देखिए यहाँ जो दिया हुआ है 1951 में भारत की जनसंख्या कितनी थी, तो 51 में जो है भारत की जनसंख्या लगभग जो है 3610 लाख यानी 36 करोड़ 10 लाख थी लगभग। इस तरह से देखिए भारत में 2001 में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत क्या था, तो यहाँ दिया है 27.71%। इसके बाद देखिए यही दिया है, सारा चीज़ दिया है, आपको क्या करना है, इसको पढ़ लेना है। देखिए यहाँ जो है लघु उत्तरीय प्रश्न दिया हुआ है और दीर्घ उत्तरीय दोनों तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिए, पढ़िए, देख लीजिए, इसमें यहाँ भी देख लीजिए। इसके बाद है 7वां चैप्टर। 7वां चैप्टर में देख लीजिए भारत के पड़ोसी देश। तो भारत के पड़ोसी देश में चलते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन देखिए, नेपाल की सीमा भारत के किस राज्य से मिलती है, तो किस राज्य से हो जाएगा, सिक्किम से। ठीक है, याद रखना है नेपाल की सीमा भारत के किस राज्य से मिलती है, तो सिक्किम से। दूसरा देखिए महाभारत लेख क्या है, तो महाभारत लेख एक पर्वत श्रृंखला, याद रखना है महाभारत श्रेणी जो है एक पर्वत श्रृंखला हो जाएगा। 3 नंबर देखिए, गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, तो नारायणी नदी से, याद रखना है गंडक नदी को नेपाल में नारायणी नदी से। और चौथा देखिए, भूटान की राजधानी कहाँ है, तो भूटान की राजधानी हो जाएगा थिम्पू हो जाएगा। भूटान की राजधानी कहाँ हो जाएगा, थिम्पू हो जाएगा। और 5वां क्वेश्चन देखिए, भूटान में हिमालय की सर्वाधिक ऊंचाई कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7554 मीटर हो जाएगा, याद रखना है। इसके बाद है भूटान में औसत वार्षिक वर्षा होती है कितना, तो ये हो जाएगा 250 सेंटीमीटर। तो देखिए भूटान जो है भारत के उत्तर में एक पड़ोसी देश है, वहाँ भी अभी लोकतंत्र नहीं है, जबकि वहाँ राजा का शासन है, याद रखना है। और भूटान की सुरक्षा का जिम्मेदारी भारत को है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर का है, भूटान के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वनों का विस्तार है, तो ये हो जाएगा 70% क्षेत्रों पर वनों का विस्तार है। 8वां क्वेश्चन देखिए, भूटान की
साक्षरता दर कितना प्रतिशत है, तो ये हो जाएगा मात्र 42% वहाँ का साक्षरता दर है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, बांग्लादेश का पूर्व नाम क्या था, तो बांग्लादेश का पूर्व नाम जो है पूर्वी पाकिस्तान था। याद रखना है, बांग्लादेश का पूर्व नाम जो है पूर्वी पाकिस्तान था। और अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर, भारत के साथ बांग्लादेश की स्थलीय सीमा कितनी लंबी है, तो ये हो जाएगा 4096 किलोमीटर। समझ लीजिए सबसे ज़्यादा, भारत का सबसे ज़्यादा जो है स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगता है, तो बांग्लादेश के साथ। और कितना लगता है, तो 4096 किलोमीटर। इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ है, तो बांग्लादेश जो स्वतंत्र हुआ है 17 दिसंबर 1971 को जो है स्वतंत्र हुआ है। बांग्लादेश के स्वतंत्रता दिवस जो है 17 दिसंबर को मनाया जाता है, 17 दिसंबर हो जाएगा। इसके बाद है बांग्लादेश एशिया महादेश के किस भाग में स्थित है, तो ये हो जाएगा दक्षिणी भाग में स्थित है। कौन, बांग्लादेश। और भारत के किधर हो जाएगा, पूर्व साइड हो जाएगा। 13 नंबर देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी की बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, तो ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। और अगला क्वेश्चन देखिए 14 नंबर का है, श्रीलंका की आकृति कैसी है, तो ये हो जाएगा अंडाकार या बंद मुट्ठी के आकार कहेंगे। याद ठीक याद रखना है, इस तरह से जो है श्रीलंका का शेप हो जाएगा। इस तरह से देखिए, इस तरह से लोली बढ़ा हुआ, याद रखना है। तो अंडा के आकार या बंद मुट्ठी के आकार हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, पिदुर ताला पाला, पिदुर ताल पाला, याद रखना है, पिदुर ताल पाला श्रीलंका का एक प्रमुख स्थलाकृति है, वो कहाँ हो जाएगा, ये शिखर हो जाएगा। तो क्या है, श्रीलंका का एक प्रमुख स्थलाकृति में शिखर हो जाएगा, क्या, पिदुर ताल पाला नाम है। इसके बाद 16 नंबर देखिए, श्रीलंका की राजधानी कहाँ है, तो ये हो जाएगा कोलंबो। याद रखना है, श्रीलंका की राजधानी कहाँ हो जाएगा, कोलंबो हो जाएगा। इसके बाद 17 नंबर देखिए, भारत से श्रीलंका को अलग करता है, तो ये हो जाएगा पाक जल संधि। भारत और श्रीलंका के बीच में जो है जल क्षेत्र है जिसका क्या नाम है, पाक जल संधि है। इसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, श्रीलंका में लोकतंत्र की स्थापना कब हुई है, तो ये हो जाएगा 1956 ईस्वी में लोकतंत्र की स्थापना हुआ है। अगर श्रीलंका की बात करें तो आज़ाद कब हो गया है, 1948 ईस्वी में आज़ाद हो गया, लेकिन संविधान जो है लोकतंत्र लागू हुआ है 1956 में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 19 नंबर, पाकिस्तान का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कहाँ है, तो ये हो जाएगा इस्लामाबाद में जो है पाकिस्तान का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। और 20 नंबर देखिए, खेल का सामान बनाने में विश्व प्रसिद्ध कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सियालकोट। और सियालकोट कहाँ हो जाएगा, पाकिस्तान में हो जाएगा। यानी खेल का सामान सबसे ज़्यादा कहाँ बनता है, तो ये हो जाएगा पाकिस्तान के सियालकोट में। इसके बाद देखिए यहाँ दिया है, नेपाल के सर्वोच्च शिखर का नाम बताइए, तो ये सब जो है लघु उत्तरीय प्रश्न है, आप लोग क्या कर सकते हैं, इसे बना सकते हैं। देख लीजिए, आप क्वेश्चन देख लीजिए धीरे धीरे। नेपाल की जलवायु, मृदा और जल प्रवाह का वर्णन करें, इसके बारे में दिया हुआ है। अगला चैप्टर देखिए जिसका नाम है भूटान। भूटान भारत के पड़ोसी देश है और वहाँ भी राजा का शासन है, और भूटान के सैनिक पर जो है भूटान का जो है सुरक्षा करने का दायित्व जो है भारत सरकार के पास है। इसके बाद है 1 नंबर क्वेश्चन देखिए, भूटान की राजधानी कहाँ है, तो भूटान की राजधानी हो जाएगा कहाँ पे, थिम्पू हो जाएगा। 2 नंबर देखिए, भूटान हिमालय में कितनी ऊंचाई पर स्थित है, तो ये हो जाएगा 7554 मीटर में हो जाएगा। इसके बाद है भूटान में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है, तो ये हो जाएगा 250 सेंटीमीटर। और भूटान के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वन है, तो ये हो जाएगा 70% क्षेत्र पर वन है। इसके बाद है भूटान की साक्षरता दर कितनी है, तो ये जो हो जाएगा 42% साक्षरता दर हो जाएगा। और भूटान चारों ओर किससे घिरा हुआ है, तो ये हो जाएगा स्थल से यानी थल से घिरा हुआ है। इसके बाद है द्वार प्रदेश की औसत ऊंचाई कितना है, तो द्वार प्रदेश की औसत ऊंचाई जो हो जाएगा 600 मीटर हो जाएगा। और 8वां क्वेश्चन देखिए, निचले हिमालय के उत्तर में क्या है, तो निचले हिमालय के उत्तर में ग्रेट हिमालय है, याद रखना है। इसके बाद देखिए, भूटान के धरातल का विस्तार जो है का विवरण दीजिए, तो इसके बारे में दिया हुआ है, ये हो जाएगा आपको लघु उत्तरीय प्रश्न हो गया। इस तरह भी आप देख लीजिए, यहाँ से देखिए लघु दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो गया। भूटान का संक्षिप्त परिचय लिखे, इसके बारे में कह रहा है, लिखने के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसके बाद चलिए हम बांग्लादेश चलते हैं, बांग्लादेश की सैर कराते हैं आप लोगों को। तो देखिए बांग्लादेश से संबंधित क्वेश्चन है। इसमें पहला क्वेश्चन है, बांग्लादेश का पूर्व नाम क्या था, तो इसका नाम हो जाएगा पूर्वी पाकिस्तान हो जाएगा। बांग्लादेश का पहले नाम क्या था, पूर्वी पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान को तोड़ के ही बांग्लादेश बनाया गया है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, भारत के साथ बांग्लादेश की स्थलीय सीमा कितनी है, तो ये हो जाएगा 4096 किलोमीटर, जो भारत में सबसे ज़्यादा सीमा रेखा साझा करता है। 3 नंबर देखिए, बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ है, तो ये हो जाएगा 17 दिसंबर 1971 में। और अगला देखिए, बांग्लादेश एशिया महाद्वीप के किस भाग में है, तो ये हो जाएगा दक्षिण। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, तो जमुना के नाम से। और बांग्लादेश भारत के किस दिशा में स्थित है, तो ये हो जाएगा उत्तर दिशा में। बांग्लादेश में प्रति व्यक्ति कितना घनत्व है, तो ये हो जाएगा 700। याद रखना है, बांग्लादेश में प्रति व्यक्ति कितना घनत्व हो जाएगा, तो 700। ये पुराना डाटा है, नया में बहुत ज़्यादा हो गया है। इसके बाद 8वां क्वेश्चन देखिए, गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को क्या कहते हैं बांग्लादेश में, तो जमुना कहते हैं। अगर गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी जहाँ मिल जाता है, वहाँ के बाद जो है धारा को जो है जमुना कहा जाता है। इसके बाद 9 नंबर देखिए, बांग्लादेश में जाड़े में औसत तापमान कितना रहता है, तो ये हो जाएगा 20 डिग्री सी रहता है। इसके बाद 10वां क्वेश्चन देखिए, बांग्लादेश में गर्मी ऋतु का औसत तापमान कितना रहता है, तो गर्मी में जो है लगभग 36 डिग्री से ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न हो जाएगा, इसमें देख लीजिए आप लोग लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी देख सकते हैं। यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिया हुआ है,
यहाँ से देख लीजिए ऊपर से। इसके बाद है देखिए श्रीलंका के बारे में दुआ है, तो चलिए श्रीलंका के बारे में पढ़ते हैं। श्रीलंका के बारे में देखिए पहला क्वेश्चन, श्रीलंका की आकृति कैसी है, तो ये हो जाएगा अंडाकार है। इसके बाद 2 नंबर देखिए पिदुर ताल गाला श्रीलंका की प्रमुख स्थलाकृति है, तो ये हो जाएगा शिखर है। इसके बाद 3 नंबर देखिए श्रीलंका की राजधानी कहाँ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कोलंबो। इसके बाद 4 नंबर देखिए भारत से श्रीलंका को अलग करता है, तो ये हो जाएगा पाक जल संधि। और 5 नंबर देखिए श्रीलंका में लोकतंत्र की स्थापना कब हुआ है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर 1956 हो जाएगा। इसका आंसर जो है क दे दिया है, क नहीं होगा, इसका आंसर डी हो जाएगा यानी 1956। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए अंग्रेजों ने श्रीलंका द्वीप को कब ब्रिटिश साम्राज्य का उपनिवेश बना लिया था, तो ये हो जाएगा 1802 ईस्वी में। 7वां देखिए श्रीलंका में कब लोकतंत्र की स्थापना हुई है, तो ये हो जाएगा 1956। ये 1856 दे दिया है, इसको 1956 कर लेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 8 नंबर बहुपद निम्नलिखित में से क्या है, तो बहुपद जो है एक शिखर है। इसके बाद 9 नंबर देखिए पान निम्नलिखित में से क्या है, तो पान जो हो जाएगा एक नदी है। इसके बाद है 10 नंबर देखिए पेरा वाला निम्नलिखित में से क्या है, तो पेरा वाला जो है जलप्रपात है, कहाँ पे, तो ये हो जाएगा श्रीलंका में हो जाएगा। इसके बाद देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न दिया हुआ है, आप लोग लघु उत्तरीय प्रश्न पढ़ लेंगे। देख लीजिए श्रीलंका में किस प्रकार की वनस्पति पाया जाता है। इसके बाद देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में श्रीलंका की जलवायु का वर्णन कीजिए, तो इस तरह से आप जलवायु का वर्णन कर सकते हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कराची हो जाएगा, कराची। इसके बाद 2 नंबर देखिए खेल का सामान बनाने में विश्व प्रसिद्ध कौन सा शहर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सियालकोट। 3 नंबर देखिए पाकिस्तान का सबसे प्रसिद्ध चोटी तख्त सुलेमान है। पाकिस्तान का सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम है तख्त सुलेमान की ऊंचाई कितना है, तो ये हो जाएगा 3770 मीटर। पाकिस्तान की सबसे प्रसिद्ध चोटी जिसका नाम है तख्त सुलेमान जिसकी ऊंचाई 3770 मीटर है। सिंधु नदी बहती है कहाँ, तो सिंधु नदी हो जाएगा दक्षिण से उत्तर से दक्षिण की ओर बहता है। सिंधु नदी जो है कहाँ से बहती है भारत में, तो उत्तर से दक्षिण की ओर, पाकिस्तान होते हुए जो है अरब सागर में गिर जाती है। इसके बाद 5वां देखिए पाकिस्तान में प्रति वर्ग किलोमीटर कितने व्यक्ति रहते हैं, तो ये जो है लगभग 150 व्यक्ति रहते हैं। 6ठा देखिए पाकिस्तान में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो ये हो जाएगा तख्त सुलेमान, अभी जस्ट क्वेश्चन आया था। 7वां देखिए जैकोबाद किस कारण से जाना जाता है, तो ये जो है एक टाइम जो है सबसे गर्म क्षेत्र माना गया था, किसको, जैकोबाद को। जैकोबाद कहाँ हो जाएगा, तो ये पाकिस्तान में हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन देखिए पाकिस्तान में सिंधु नदी को क्या कहा जाता है, तो इसे पाकिस्तान में सिंधु नदी को सिंध ए दरिया कहा जाता है। प्रश्न देखिए आप यहाँ भी देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ भी दिया हुआ है, आप लोग पढ़ सकते हैं। पाकिस्तान में खनन के बारे में दिया है, उद्योग के बारे में दिया है। इसके बाद है मानचित्र अध्ययन में देखिए पहला क्वेश्चन कौन सा मापक विधि सर्वाधिक मान्य है, तो ये हो जाएगा निरूपक विधि जो है सर्वाधिक मानक जो है मापक विधि है। इसके बाद है 2 नंबर देखिए मापनी में हर व्यक्ति रहता है, तो ये हो जाएगा धरातल की दूरी पर रहता है, याद रखना है। मापनी में हर व्यक्ति करता है क्या, तो धरातल की दूरी पर। 3 नंबर देखिए निम्नलिखित में कौन सा मापक निरूपक भिन्न का है, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर। 4 नंबर देखिए निम्नलिखित में किस मापनी के द्वारा किलोमीटर और मील दोनों की दूरियों को दर्शाया जा सकता है, तो ये हो जाएगा प्रतिनिधि भिन्न के द्वारा। 5 नंबर देखिए मानचित्रों में मापन अंकित करने की विधियाँ कौन सा हो जाएगा, तो शब्दों द्वारा, रेखीय मापक द्वारा और प्रतिनिधि भिन्न द्वारा, इसका आंसर डी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर रेखीय मापन में 100वें भाग की दूरी किस मापक से मापी जाती है, आंसर हो जाएगा विकर्ण मापनी हो जाएगा, सरल मापनी नहीं हो। दूरी को मापने में कैसे जाना जाता है, तो मानचित्र की दूरी को मापने में कैसे जाना जाता है, तो ये हो जाएगा अंश के द्वारा। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए पृथ्वी की दूरी मापनी में कहाँ लिखी जाती है, तो ये हो जाएगा हर में, यानी पृथ्वी की दूरी जो है मापनी में कहाँ लिखा जाता है, तो हर में। और 9 नंबर देखिए किलोमीटर तथा मील दोनों दूरियों को किस प्रकार की मापनी द्वारा प्रदर्शित करना संभव है, तो ये हो जाएगा तुलनात्मक। इसके बाद 10 नंबर देखिए मापनी क्या है, तो मापनी हो जाएगा एक अनुपात है। मापनी क्या हो जाएगा, तो एक अनुपात हो जाएगा। इस तरह से देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। प्रतिनिधि अथवा प्रदर्शन भिन्न क्या है, तो इसके बारे में दिया हुआ है, देख लीजिए। RS फैक्टर क्या है, इस सब के बारे में आपको जानकारी यहाँ से मिल जाएगा। इसको क्या करना है, पढ़ लेना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्न दिया हुआ है, यहाँ भी दिया हुआ है, इसमें थोड़ा लंबा दिया है। इसके बाद देखिए क्षेत्रीय अध्ययन के बारे में दिया है, आपका 9वां चैप्टर का नाम हो गया क्षेत्रीय अध्ययन। इसमें पहला क्वेश्चन देखिए क्षेत्र में जाकर इकट्ठे किए गए आंकड़ों को हम क्या कहा जाता है, तो इसको जो है प्राथमिक आंकड़े कहते हैं। यानी कोई आदमी क्षेत्र में जाकर जो है इकट्ठा आंकड़ा जाकर जो है इकट्ठे करते हैं आंकड़े, उसको हम प्राथमिक आंकड़े कहेंगे। 2 नंबर देखिए भूगोल में क्षेत्रीय अध्ययन क्या है, तो ये हो जाएगा एक उपागम है। इसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से किसका महत्व क्षेत्रीय अध्ययन में सबसे अधिक है, तो ये हो जाएगा भूगोल शिक्षक का। 4 नंबर देखिए निम्नलिखित में से क्षेत्रीय अध्ययन की दृष्टि से किसका अवलोकन महत्वपूर्ण है, तो ये हो जाएगा स्थलाकृति का। इसके बाद है 5 नंबर देखिए क्षेत्रीय अध्ययन किस रूप में जाना चाहिए, तो ये हो जाएगा प्राकृतिक एवं मानवीय पर्यावरण का अवलोकन कर स्थानीय समस्याओं के समाधान के लिए, इसका आंसर सी हो जाएगा। 6ठा क्वेश्चन देखिए किसी क्षेत्र में भूमिगत जल स्तर के गिरने का क्या कारण हो सकता है, तो ये सभी हो जाएगा, उपयुक्त में सभी, इसका आंसर 4 हो जाएगा। वहाँ की जनसंख्या में वृद्धि होना, वहाँ नलकूपों से अधिक जल का निष्कासन होना और वृक्षों की अधिक कटाई का तथा वर्षा कम होना, ये इसका आंसर डी हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन देखिए क्षेत्र में
जाकर स्वयं इकट्ठा किए गए आंकड़ों को क्या कहा जाता है, तो ये हो जाएगा प्राथमिक आंकड़े। और 8 नंबर देखिए क्षत्रिय अध्ययन क्या है, तो ये हो जाएगा एक उपागम है। इसके बाद 9वां क्वेश्चन देखिए भूमि प्रदूषण से बचाव का तरीका क्या है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कम से कम करना, तो क्या हो जाएगा भूमि प्रदूषण से बचा जा सकता है। 10वां क्वेश्चन देखिए जल प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है, तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। पहला देखिए नगरों के गंदे जल को नदियों में गिराना, दूसरा हो जाएगा कारखानों का अपशिष्ट पदार्थों नदी में गिराना, और तीसरा हो जाएगा शहरों का कूड़ा कचरा नदी में गिराना, इसका आंसर डी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन इसमें नहीं दिया हुआ है, इतना ही क्वेश्चन था इसमें। इसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न दिया है, तो आप लोग लघु उत्तरीय प्रश्न देख लेंगे। देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न इसमें दिया हुआ है, अब देख लीजिए। इसके बाद है देखिए अगला जो है अगला बुक शुरू हो गया लोकतांत्रिक राजनीतिक, यानी आपको जो है राजनीतिक शास्त्र यहाँ से शुरू हो जाएगा। तो देखिए एक ही वीडियो में आपको सारा भूगोल का क्वेश्चन देखने को मिल गया है। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों को भी शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद।